नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ से एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, जनरली विलियम वर्ड्सवर्थ से 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, एग्जाम में जो है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ माइनर पोएम्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये पोएम किसने लिखा है। तीसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम की पब्लिकेशन डेट से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रिलूड कब पब्लिश होती है, लिरिकल बैलेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन कब आती है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चौथा, आपको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं और उस पोएम से जो है इंपॉर्टेंट लाइंस दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन से पोएम से ली गई है। और पांचवा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन से पोएट ने क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है एवर इंड्यूरिंग मैन किसने कहा है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखो, इन सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए तो शुरू करते हैं बायोग्राफी से। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? 7 अप्रैल 1770 में होता है। तो देखो, 1770 तो सभी को पता है, लेकिन आपको याद रखना है 7 अप्रैल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म होता है। याद कैसे करेंगे? तो देखो, 777 आता है, 27 तो इधर आ जाएगा, 17 जो है 7 अप्रैल हो जाएगा। तो याद रखना विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? 7 अप्रैल 1770 में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में होता है और इसको जो है हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखो, लेक डिस्ट्रिक्ट होता क्या है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वेस्ट में एक रीजन है, ठीक है, उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो है कॉकरमाउथ कम्बरलैंड ये एक स्मॉल प्लेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ होता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में होता है। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब होती है? तो 23 अप्रैल 1850 में होता है। तो 23 अप्रैल आपको याद आ रहा होगा, ये सेम डेट और सेम मंथ है विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर का भी जो है 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ होती है और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ जो है 23 अप्रैल 1850 में होती है। और इनकी डेथ किस वजह से होती है? प्लेरोसी की वजह से, ये आपको ध्यान में रखना है। और गाउट की वजह से किसकी डेथ होती है? मिल्टन की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ब्रेन ट्यूमर की वजह से किसकी डेथ होती है? तो ये होता है जॉन गाल्सवर्दी का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप इसको एसोसिएट कैसे करेंगे? तो देखो, आप इजिली एसोसिएट कर लेंगे। मिल्टन की डेथ किसकी वजह से होती है? गाउट की वजह से। तो देखो, अल्फाबेट में जी पहले आ रहा है और एम भी पहले आ रहा है। और इधर देखो, प्लेरोसी और वर्ड्सवर्थ में डब्ल्यू, ये जो है अल्फाबेट में बाद में आ रहा है। तो आपको जो है पहले वाले डिजीज को पहले वाले राइटर से एसोसिएट करना है, यानी गाउट को मिल्टन से एसोसिएट करना है और प्लेरोसी को जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएट करना है। तो यानी प्लेरोसी जो कि एक लंग डिजीज होती है, सांस लेने की इसमें दिक्कत होती है, तो प्लेरोसी की वजह से किसकी डेथ होती है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और गाउट की वजह से जॉन मिल्टन की डेथ होती है। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। और इनको बरीड कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखना, ओसवाल्ड चर्च की ग्रासमेयर में। और ग्रासमेयर क्या है? दिस इज द नेम ऑफ विलेज, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? तो जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर का नाम था और एन कोक्सन इनकी मदर का नेम था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, फादर जो भी आप 4 राइटर्स पढ़ रहे हो, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, इन सबके फादर में जो है जॉन जो है कॉमन है, सिर्फ टाइटल बदलेगा। और मदर्स नेम जो है, देखो, विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम मेरी आर्डन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम एन कोक्सन है, जॉन मिल्टन की मदर का नाम जो है सारा जेफरी और जॉन गास्वर्दी की मदर का नाम जो है ब्लैंच बेली है। तो ये ध्यान में रखना है, पेरेंट्स से भी प्रश्न बनते हैं। एजुकेशन देखो, इन्होंने कहाँ से लिया? अपना एलिमेंट्री एजुकेशन हॉक्सेट स्कूल से लिया है और बाद में इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन किया है। तो ध्यान रखना, जॉन मिल्टन भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो ये 2 राइटर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन, ये दोनों जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं। और जॉन गास्वर्दी कहाँ से पढ़ाई की है? तो याद रखना, वो किए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बनते हैं? तो 1843 में बनते हैं और ये कब से कब तक बने रहते हैं? 1843 से लेके 1853 तक बने रहते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले कौन पोएट लॉरेट था और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरेट था। तो देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले जो है रॉबर्ट साउदे थे, ठीक है, रॉबर्ट साउदे पोएट लॉरेट रहते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बनता है? तो याद रखना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट बनते हैं। इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, 1850 से लेकर के जो है 1892 तक जो है पोएट लॉरेट बने रहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन। और 1813 से लेकर के 1843 तक पोएट लॉरेट कौन बना रहता है? रॉबर्ट साउदे।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किसके बाद पोएट लॉरेट बनते हैं, तो ये बनते हैं रॉबर्ट साउदी के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और विलियम वर्ड्सवर्थ कब से कब तक पोएट लॉरेट बने रहते हैं, तो 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरेट बने रहते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखो विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है, ऑफ कोर्स ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो ये रोमांटिक पोएट होंगे ही, और ये क्रिटिक भी हैं। इनके क्रिटिकल व्यूज कहाँ आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में आते हैं। और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट कब आती है, तो 1800 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में ही जो है इन्होंने पोएट्री का डेफिनेशन दिया है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और यहीं पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। तो ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिकल व्यूज कहाँ आते हैं, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में आते हैं। और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट कब पब्लिश होती है, 1800 में पब्लिश होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कौन से ईयर में ज्वाइन करते हैं, तो ध्यान रखना 1787 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। याद करना बहुत आसान है, देखो 87 आपको याद आ रहा है, 1587, तो 1587 में विलियम शेक्सपियर जो है वॉरविक शायर छोड़ करके कहाँ जाते हैं, लंदन, अपने करियर को बनाने के लिए। और एग्जैक्टली 10 ईयर्स के बाद जो है 1597 में एक बहुत ही शानदार पैलेस वो खरीदते हैं अपनी होम टाउन वॉरविक शायर में, और उसका नाम क्या होता है, न्यू प्लेस। ठीक है, तो ध्यान रखना 87, तो 87 में देखो 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ 1790 और 1791 में दो फ्रांस की यात्राएं करते हैं। और जो इनकी सेकंड जो यात्रा होती है 1791 में, जो इनकी सेकंड ट्रिप होती है, इसमें ये जो है जिरोंडिस्ट को ज्वाइन करते हैं, जो कि मॉडरेट रिपब्लिकन्स होते हैं। और साथ ही जो है ध्यान रखना, जो इनकी सेकंड ट्रिप होती है 1791 में, इनकी मुलाकात किससे होती है, एंट वेलोन से भी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इनके साथ इनकी लव अफेयर्स भी होती है, और इनकी जो है एक इलीगल डॉटर भी रहती है जिसका नाम रहता है कैरोलाइन। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन होती है वो क्या होती है, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस होती है। और ये कब पब्लिश होती है, तो ये होती है 1793 में। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों से प्रश्न पूछा जा चुका है। एन इवनिंग वॉक ये किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ये किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। और ये दोनों वर्क कब आती है, 1790। देखो 1795 विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के लिए बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है, क्योंकि देखो इसके पहले विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी करियर बनाने के लिए कभी जो है क्लर्जी मैन बनना चाहते थे चर्च में, कभी जो है वो सोल्जर भी बनना चाहते थे। लेकिन 1795 में दो घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का जो गोल है ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है। एक तो घटना ये होती है कि इनका एक दोस्त रहता है रेस्ली कैलवर्ट। जब वो मरता है तो इनको जो है 900 पाउंड्स का जो है लेगेसी छोड़ के जाता है। लेगेसी का मतलब वो अमाउंट होता है जो कोई व्यक्ति मरने के बाद किसी के लिए छोड़ के जाता है। तो 900 पाउंड्स का लेगेसी रेस्ली छोड़ के जाता है किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को। और जाते जाते ये भी कह के जाता है कि तुम अपनी पूरे लाइफ को जो है पोएट्री को डिवोट कर देना। तो दूसरी घटना ये होती है, इनकी मुलाकात एसटी कॉलरिज से होती है, और एसटी कॉलरिज ने भी इनको बहुत मोटिवेट करता है पोएट्री लिखने के लिए। तो ये दो घटनाएं जो होती हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है जो लाइफ का डिसीजन होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब उसको पोएट बनना है। सिटी के हसल बसल को छोड़ करके वो जाकर के कहाँ सेटल हो जाते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट में, और पूरी लाइफ टाइम वहीं पे रहते हैं। तो ये दो घटनाएं आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, वर्ड्सवर्थ की जो ओनली वर्स्ट ट्रेजेडी होती है वो होती है बॉर्डरर्स। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बॉर्डरर्स ये किसने लिखा है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये इनकी एक वर्स्ट ट्रेजेडी है, और किसके किसके बीच में इन्होंने लिखा है, तो 1795 और 97 के बीच में लिखा है। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो इन्होंने वर्स्ट ट्रेजेडी लिखा है किस किंग पर लिखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इन्होंने हेनरी थर्ड पे लिखा हुआ है। याद करना बहुत आसान है, विलियम शेक्सपियर हेनरी फोर्थ से अपने सारे प्लेज लिखना स्टार्ट किए हैं। आपको याद आ रहा होगा, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, इन सारे पे विलियम शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेज लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपना वर्स्ट ट्रेजेडी किस पे लिखा है, जस्ट एक पहले, यानी हेनरी थर्ड पे लिखा है। तो अब ये आपको नहीं भूलेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लास्ट के 50 इयर्स कहाँ स्पेंड करते हैं, तो वो करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। लेक डिस्ट्रिक्ट देखो मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा बड़ा रीजन है, ग्रासमेयर एक छोटा उसमें रीजन है, और राइटल माउंट ये जो है एक घर का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ हाउस
ध्यान रखना, जैसे हम घर है, फिर उसके बाद गांव है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, सेम तरीके से लेक डिस्ट्रिक्ट जो है बड़ा रीजन है, ग्रासमेयर उससे छोटा रीजन है, और राइटल माउंट दिस इज द नेम ऑफ द हाउस। तो 50 इयर्स जो है उन्होंने कहाँ व्यतीत किया था? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आए तो भी सही होगा, ग्रासमेयर ऑप्शन में आए तो भी सही होगा, राइटल माउंट ऑप्शन में आए तो भी सही होगा। पूरी बात समझ में आ गया? तो ग्रासमेयर क्या है? एक विलेज है। नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपनी फाइनेस्ट पोएम जो है कब लिखा है? तो 1798 और 1799 के बीच में लिखा है। समझ में आ गया? वैसे भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। इनका जो लिरिकल बैलेट है वो कब आती है? 1798 में आती है। उसमें इनके बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स पब्लिश होते हैं। इसके अलावा प्रिलूड भी इन्होंने 1799 में लिखना स्टार्ट कर दिया था। लूसी पोएम्स भी 1798-99 के बीच में ही मोस्टली लिखे जाते हैं। तो इनके जो बेस्ट पोएम्स हुए हैं वो 1798-99 के बीच में लिखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है पोइटिक टैलेंट का जो है कल्मिनेशन पीरियड क्या था? तो वो था 1798-99। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी, ये तीनों जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। समझ में आ रहा है? ये तीनों के तीनों जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसलिए इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा जा चुका है। इनको जो है एल्डर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज भी कहा जाता है। तो यंगर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज किसको कहा जाता है? तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहा जाता है शैली को, कीट्स को और बैरन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे लिरिकल बैलेट। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स, ऐसा कोई भी एग्जाम पास नहीं हुआ हो यूपी टीजीटी जीआईसी एलटी जीआईसी का जिसमें लिरिकल बैलेट से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो देखो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो लिरिकल बैलेट में टोटल कितनी पोएम्स हैं? 23 पोएम्स हैं। ये पहले आपको ध्यान में रखना है। ये कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लिरिकल बैलेट में 4 पोएम्स किसके द्वारा लिखे जाते हैं? एसटी कॉलरिज के द्वारा। और 19 पोएम्स किसके द्वारा लिखे जाते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है, जो लिरिकल बैलेट्स होती है ये जो है एसटी कॉलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर से स्टार्ट होती है, और लिरिकल बैलेट की जो लास्ट पोएम होती है वो होती है विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टिंटन अबे एक ड्रामेटिक लिरिक है। यह आपको याद रखना है, कोई आपको डाउट नहीं रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। एमएच अब्राहम पेज नंबर 157 में बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने लिखा है, जॉन डन का कॉलोनाइजेशन और विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे ये ड्रामेटिक लिरिक है। इसके अलावा देखो पब्लिकेशन से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इनकी फर्स्ट एडिशन कब आती है लिरिकल बैलेट की? तो 1798 में आती है। दूसरी एडिशन कब आती है? 1800 में आती है। तीसरी एडिशन कब आती है? 1802 में आती है। और फोर्थ एडिशन कब आती है? 1805 में आती है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रीफेस जो है लिरिकल बैलेट के कौन से एडिशन में ऐड की जाती है? तो ये ध्यान रखना, सेकेंड एडिशन में ऐड की जाती है। और अपेंडिक्स को जो है कौन से एडिशन में ऐड की जाती है? तो ये जो है ऐड की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो लिरिकल बैलेट है ना वो जो है इंग्लैंड से ज्यादा उसको अप्रिसिएट कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन अमेरिका में लिरिकल बैलेट की कब आती है? तो 1802 में आती है। ध्यान रखना, इंग्लैंड में लिरिकल बैलेट की फर्स्ट एडिशन कब आती है? 1798 में आती है। और अमेरिका में लिरिकल बैलेट की फर्स्ट एडिशन कब आती है? 1802 में आती है। और अमेरिका में जो है लिरिकल बैलेट को ज्यादा अप्रिसिएट किया जाता है कंपैरिजन दैन इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वन मोर पॉइंट आपको याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वाई रिवर को अपनी पोएम टिंटन एबे में मेंशन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाई रिवर कौन से पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किया? ध्यान रखना, टिंटन एबे। और टिंटन एबे में ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है नेचर के डिफरेंट मूड्स को भी डिस्क्राइब किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिस्क्राइब किया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो टिंटन एबे से लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। पहला जो लाइन है, ओ सिल्वन वाई दाउ वंडरर थ्रू द वुड्स, तो ये आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। वाई रिवर इन्होंने कौन से पोएम में मेंशन किया है? तो ऑफ कोर्स ये टिंटन एबे में किया है, तो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और सिल्वन का मतलब होता है जंगल, तो जंगल में बहने वाली जो है वाई रिवर को ये एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच भी है कि तुम जो है जंगल से होकर के गुजरती हो या बहती हो, ध्यान में रखना। तो ये लाइन कहाँ से आती है? टिंटन एबे से आती है। दैट प्लेस्ड मूट इन विच द बर्थ ऑफ द मिस्ट्री।
ठीक है, तो ब्लेस्ड मूड, ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ बोला है? टिंटन एबे में बोला है। और इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब ये है कि सांसारिक तनाव में भी जो है ब्लेस्ड मूड की बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ किया है? तो ये किया है टिंटन एबे में। नेक्स्ट लाइन है साउंडिंग कैटरिक हांटेड मी लाइक पैसन। तो साउंडिंग कैटरिक का मतलब क्या होगा? देखो, कल कल करने वाले जो झरने हैं, ठीक है, वो मेरे मन में जो है एक पैसन की तरह बस गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉन्टेड का मतलब बसना है, और ये जो है साउंडिंग कैटरेक्ट मतलब कल कल करने वाले जो झरने हैं। तो यहाँ पे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की ब्यूटी की बखान कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं कि जो है कल कल गिरने वाले जो झरने हैं वो मेरे मन में जो है एक पैसन की तरह बस गई हैं। तो ये भी लाइन कहाँ से आता है? टिंटन एबे से आती है। देखो नेक्स्ट जो लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, सैड म्यूजिक का मतलब होता है उदास भरे संगीत। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के स्ट्रेस में भी, सफरिंग में भी जो है नेचर उसका बेस्ट कंपेनियन होता है। इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट लाइन आपसे पूछा जा रहा है, वी आर लेट अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। इसका मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो है जब मैं नेचर की कंपनी में आता हूँ तो उस समय तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आता हूँ, उस समय मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस यानी शरीर के मैं जब भान में आता हूँ तो मुझे बहुत सारे सफरिंग, बहुत सारे स्ट्रेस भी साथ में रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नेचर की कंपनी में आता हूँ मैं सोल कॉन्शियसनेस हो जाता हूँ, यानी शरीर को मैं भूल जाता हूँ। जब मैं आत्मिक स्थिति में हो जाता हूँ तो फिर मैं वही पीस और हैप्पीनेस और वही ब्लिस को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ नेचर के सानिध्य में। तो ये इस लाइन का मतलब है कि हम जो है वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी और क्या बन जाते हैं? लिविंग सोल बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी लाइन कहाँ बोला गया है? टिंटन एबे में बोला गया है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है, And all its aching joy are now no more, and all its digi raptures। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। जब वो चाइल्डहुड में नेचर की कंपनी में आते थे, उसके सानिध्य में आते थे, तो वो कितने हैप्पी हो जाते थे। यहाँ पे एकिंग जॉय की बात कर रहे हैं, यानी जो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ कहाँ चली गई? यानी अब वो जो है नेचर की कंपनी में वो फीलिंग उनको अब नहीं आ रही है। समझ में आ गया? जो उनको फीलिंग आती थी चाइल्डहुड में। नेक्स्ट लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ध्यान रखना, जो नेचर का केयर करेगा नेचर भी उसकी केयर करती है। ये भी लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ बोला है? टिंटन एबे में। तो देखो लाइन से मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको लाइन का मतलब पूरा नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लाइन को जो है पहचान पा रहे हो कि ये लाइन जो है इस पोएम से ली गई है तो दैट्स ऑल। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो है उसका मीनिंग निकालने के लिए आपको वेस्ट ऑफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको एग्जाम में भी जो है आपको लाइन दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये लाइन कौन से पोएम से ली गई है, और अगर आप इसको कर पा रहे हैं उस पर फिर बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, देखो नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है द रेक्लूस। ये पोएम किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सब टाइटल भी आपको याद रखना है। इसका सब टाइटल है द पोएट्स व्यू ऑन नेचर मैन एंड सोसाइटी। इसको आपको याद कैसे करना है? तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो पोएट्स का जो है व्यू, उसके विचार जो है पहले नेचर पर, फिर उसके बाद मैन पर, फिर उसके बाद सोसाइटी पर। ठीक है, तो देखो वैसे भी विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे, तो इनके विचार पहले किस पे आते हैं? नेचर पे आते हैं, फिर मैन पे आते हैं, और मैन कहाँ रहता है? सोसाइटी में रहता है। तो अब ये आपको नहीं भूलेगा। द रेक्लूस का जो सब टाइटल है वो है द पोएट्स व्यू ऑन नेचर मैन एंड सोसाइटी। द रेक्लूस का सोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से लिया है? तो वॉगम की रिट्रीट से लिया है। ये भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो रेक्लूस और रिट्रीट ये दोनों की जो है बिगनिंग सेम तरीके से हो रही है। अब ये आप नहीं भूलेंगे। द रेक्लूस का सोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से लिया है? वॉगम के द रिट्रीट से लिया है। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है जॉन मिल्टन की तरह एक इपिकल पोएम लिखना चाहते थे। ठीक है, उनकी पूरी प्लानिंग क्या थी? उनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि जो है प्रिल्यूड उन्होंने जो है लिखा था रेक्लूस का जो है इंट्रोडक्टरी पोएम बनाने के लिए, और द होम एट द ग्रासमियर ये जो है द रेक्लूस की फर्स्ट बुक होनी थी, और द एक्सकर्सन जो है द रेक्लूस की सेकंड बुक होनी थी, और थर्ड बुक इन्होंने प्लान किया था बट इन्होंने लिखा नहीं था। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी, बट ये द रेक्लूस को कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो ये सारे पोएम जो है इंडिविजुअली अलग अलग डेट में ये सब पब्लिश होते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो द होम एट द ग्रासमेयर जो कि फर्स्ट बुक होती है द रेक्लूस की, ये कब पब्लिश होती है? 1888 में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये डेट मैं डब्ल्यू जे लॉन्ग की बता रहा हूँ। और इनकी जो
कर्सन होती है जो कि सेकंड बुक होती है, ये कब पब्लिश होती है? तो 1814 में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1814 में ये पब्लिश होती है। इसमें 9 बुक्स होते हैं और ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। ये जो है सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रश्न तो पूछा ही गया है कि जो है ये जो इनकी पोएम होती है द एक्सकर्सन, ये जो है मार्क्स करती है डिक्लाइनिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। तो यहाँ से ये ध्यान दिया जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक टैलेंट है ना, वो डिक्लाइन होने लगता है। कब से? द एक्सकर्सन के पब्लिकेशन के बाद से। इसके बाद देखो प्रिलूड से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रिलूड से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। देखो इसका जो है सब टाइटल जो है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये आपको पता ही होगा। ये 3 डेट तो आपको याद ही रखना है। 1799 में प्रिल्यूड को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, 1805 में इन्होंने प्रिल्यूड को कंप्लीट किया था, और प्रिल्यूड को जो है पॉस्टमसली 1850 में पब्लिश कराया जाता है। ये दोनों पॉइंट से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ये कब कंप्लीट होती है और कब ये पब्लिश होती है, ये तो आप ध्यान ही रख लेना, और ये प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। 14 इसमें बुक है। अभी हम लोगों ने देखा द एक्सकर्सन में 9 बुक्स था, वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और प्रिलूड में 14 बुक्स है और ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पोएम को इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? तो एस टी कॉलरिज को किया है। याद करना बहुत आसान है। देखो बिगनिंग में जो है एस टी कॉलरिज ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ को एनकरेज किया था पोएम्स लिखने के लिए, और फिर ये जो अपनी एक बेस्ट पोएम लिखते हैं द प्रिलूड, वो किसको डेडिकेट करते हैं? वो करते हैं एस टी कॉलरिज को। आपको अब ये नहीं भूलेगा। और याद रखना द प्रिलूड में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने को किससे कंपेयर करते हैं? एवलियन हार्प से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन अगर कठिन बनाया जाएगा इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो प्रिलूड से जो लाइन है वो आपसे पूछी जाएगी, यूरोप एट द टाइम वाज थ्रिल्ड बाय जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सिंगिंग बॉर्न अगेन। ये लाइन कहाँ से आती है? प्रिलूड से आती है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। मतलब क्या है? यूरोप जो है उस समय जो है खुशी से रोमांचित था, फ्रांस में भी जो है बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होने वाले थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ह्यूमन नेचर फिर से बॉर्न हो रही है, फिर से पैदा हो रही है। तो ये इस लाइन का मतलब है, और ये लाइन कहाँ से ली गई है? प्रिलूड से ली गई है। देखो लूसी पोएम और लूसी ग्रे के बीच में अंतर है, इन दोनों को आपको समझना है। लूसी पोएम जो है ये है सीरीज ऑफ 5 पोएम्स है, और ये 1798 और 81 के बीच में लिखी जाती है। समझ में आ गया कौन कौन से पोएम है? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, दूसरी पोएम इसकी होती है। यहां से एक लाइन पूछी जा चुकी है। देखो लाइन है, अ वायलेट बाय मोसेस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द स्काई, फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। वायलेट का मतलब क्या होगा? वायलेट का मतलब होगा वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है लूसी ग्रे की तुलना पत्थरों में उगने वाले जो है उस वायलेट फ्लावर से किया है, और दूसरी तुलना इन्होंने लूसी ग्रे की किससे किया है? तो उस जो है सुंदर स्टार से किया है जो सिर्फ आकाश में एक बार चमकता है। तो ध्यान रखना ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है लूसी पोएम से, या फिर जो है पोएम पूछा जाएगा तो ये पोएम होगा सी ट्वेल्थ अमंग द अनब्रोडेड वेज। नेक्स्ट लूसी पोएम कौन सी है वो आपको ध्यान में रखना है, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मेन। नेक्स्ट जो है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर, ठीक है। और इसकी जो सब टाइटल है वो है एजुकेशन ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है इसका सब टाइटल, एजुकेशन ऑफ नेचर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशन ऑफ नेचर ये कौन से पोएम की सब टाइटल है? तो वो पोएम है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जाता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ये कौन से पोएम का जो है सब टाइटल है? तो याद रखना ये है रूद की। वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एजुकेशन ऑफ नेचर पूछा जाएगा तो ये जो सब टाइटल है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर का, और रूद की जो सब टाइटल है वो हो जाएगा इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट जो है लूसी पोएम है वो है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सिंग। तो याद रखना ये सारे पोएम्स आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो जो पोएम है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर, ये जो पोएम जो है जर्मनी के जो है हार्ट्स फॉरेस्ट में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1799 में लिखी जाती है और 1800 में पब्लिश होती है, ठीक है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट पोएम है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पोएम कहाँ लिखी जाती है? ये लिखी जाती है जर्मनी के हार्ट्स फॉरेस्ट में लिखी जाती है। देखो नेक्स्ट जो पोएम है लूसी ग्रे, लूसी ग्रे का सब टाइटल आपको याद रखना है, इसका सब टाइटल है सॉलिट्यूड, और ये एक बैलेड है। तो देखो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम क्या है, तो ये बैलेड है। तो आपको याद कैसे करना है? तो देखो लूसी ग्रे में जो है सब कुछ जो है बैड होता है, वेदर भी बैड होता है, और लूसी ग्रे के साथ भी जो है बैड थिंग्स ही होता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो बैड से आपको बैलेट को एसोसिएट कर लेना है। ये जो ध्यान रखना ये 1799 में लिखा जाता है गोल्सर
जर्मनी में। गोल्सर जो है ध्यान रखना है एक स्मॉल टाउन है जर्मनी की, और इसको पब्लिश कब कराया जाता है 1800 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ ऐसे पोएम हैं जो अलग अलग ईयर्स में लिखे जाते हैं, बट वो अल्टीमेटली पब्लिश कब होते हैं 1807 में। तो इन सारे पोएम्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया है, जल्दी से हम लोग वो देखेंगे। देखो जो पहली जो इनकी पोएम है वो है लंदन 1802, जिसकी सब टाइटल है टू मिल्टन। कुछ पोएम के जो है सब टाइटल भी आपको याद रखना है, और वो है क्या ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक सोनेट है, 1802 में लिखी जाती है, और सभी की पब्लिकेशन डेट क्या होगी 1807। नेक्स्ट जो इनकी पोएम है ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेसियन रिपब्लिक, ये भी इनकी सोनेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। देखो इस तरह के माइनर पोएम्स आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है या किसी और राइटर की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेनेसियन रिपब्लिक, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है, 1802 में लिखी जाती है और पब्लिश कब होगी 1807 में। द वर्ड इज टू मच विद अस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस सोनेट है, पेट्रार्कन मॉडल में लिखी गई सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम भी याद रखना, एबीपीए, सीडीसी और डीसीडी, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट ये इनकी सोनेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपसे जो है पूछा जाएगा लाइंस, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस है द वर्ड इज टू मच विद अस का, जल्दी से देखते हैं। देखो लाइन है लेट एंड सून गेटिंग इन स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर्स। ये लाइन कहाँ आती है, वर्ड इज टू मच विद अस में आती है। और इस लाइन का मतलब ये है कि देखो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि गेटिंग इन स्पेंडिंग यानी जो है आय और व्यय में ही जो है हम अपनी पूरी पावर को वेस्ट कर देते हैं, और भगवान का दिया हुआ जो गिफ्ट है नेचर उसको हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। तो ये भी लाइन कहां से आती है, वर्ड इज टू मच विद अस से आती है। और यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि हमने जो अपने हार्ट्स को, अपने दिल को कहाँ लगा रखा है, सॉर्डेड बून के साथ, तुच्छ चीजों में। और जो सी है, जो अपने हृदय को जो है मून के लिए खोल रखा है, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम नहीं देखते। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से यही कहना चाहते हैं कि जो है कि हमें जो है प्रकृति के कंपनी में आना चाहिए और प्रकृति के जो है ब्यूटी को अप्रिसिएट करना चाहिए। इसके अलावा देखो इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये भी एक सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ की 1802 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश होती है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, 1802 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसकी सब टाइटल आपको ध्यान में रखना है, इसका सब टाइटल है द लीच गैदरर, और ये 1802 में लिखी जाती है और ये भी जो है 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पोएम है टू द कुकू, ये जो है 1802 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। और इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है कुकू को जो है सिर्फ एक बर्ड जो बोन्स और फीदर से बनी होती है वो ना होकर के उसको उन्होंने वॉन्डरिंग वाइस और मिस्ट्री भी कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द रेनबो, जिसका सब टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोएम है, ये सिर्फ 9 लाइन्स की पोएम है, 1802 में लिखी जाती है और 1807 में इसको पब्लिश किया जाता है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछा जाएगा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। तो ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने कौन सी पोएम में फर्स्ट टाइम यूज किया है, तो वो यूज किया है द रेनबो में। और देखो ये जो लाइन है सेम लाइन जो है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड की भी फर्स्ट लाइन बनती है, लेकिन सबसे पहले ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहाँ यूज किया है, द रेनबो में किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पूरा पोएम का नेम है। ये जो है 1803 1806 के बीच में लिखी जाती है, ये एक इररेगुलर ओड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पोएम है 11 स्टेंजास की पोएम है, और ये इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की भी बात किए हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी जो है इंपॉर्टेंट लाइंस आपसे पूछे जाते हैं। जो लाइन पूछी गई है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन थॉट्स दैट लाइन टू डी 40 तो यहाँ पे देखो विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं कि जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को भी जो है मानवीय दुख जो है बहुत प्रभावित करता है, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर की जो है सबसे जो मीनेस्ट फ्लावर होती है, सबसे जो तुच्छ फ्लावर होती है, वो भी जो है सांसारिक दुखों से गहरा सुख की अनुभूति दे देती है, ये इस लाइन का मतलब है। तो टू मी द मीनेस्ट फ्लावर विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से पोएम बोले हैं, तो ये बोले हैं ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन है विदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, तो ये भी लाइन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई है। और इस लाइन का मतलब देखो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर के उस रेडियंस की बात कर रहे हैं, उस चमक की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन में देखा था, ठीक है। और उनको अब लगता है कि जैसे कि वो जो रेडियंस थी, वो चमक थी,
जैसे कि अब स्वप्न हो गई है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई है। नेक्स्ट लाइन है आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो ये भी लाइन कहाँ से ली गई है? ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई है। और देखो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बर्थ को किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे बर्थ को इन्होंने स्लीप से कंपेयर किया है। जैसे कोई व्यक्ति साउंड स्लीप में होता है, गहरी नींद में होता है, तो वो अपने सराउंडिंग को भूल जाता है। ठीक वैसे ही जो है कोई भी आत्मा का अगर रीबर्थ होता है तो उसके पहले वाले बर्थ की जो भी उसकी मेमोरी होती है वो सब वो भूल जाता है। तो ध्यान रखना ये भी लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई है। नेक्स्ट पोएम है डैफोडिल्स। इसका जो सब टाइटल है आई वंडर नोली एज अ क्लाउड, और ये कब लिखी जाती है? 1804 में, 1807 में पब्लिश होती है। इससे एक इंपॉर्टेंट लाइन बार बार पूछा जाता है, वो लाइन है दे फ्लेश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे देखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने कभी डैफोडिल्स देखा है, ठीक है, दे यहाँ पे डैफोडिल्स के लिए यूज हुआ है। तो जो उन्होंने कभी डैफोडिल्स देखा है, जब भी वो अकेले में होते हैं तो उनकी मन रूपी आंखों में जब भी वो दृश्य आता है तो वो उनको क्या कर देता है? वो उनको आनंद से भर देता है, ब्लिस से भर देता है। तो ये इस लाइन का मतलब है, और ये लाइन जो है डैफोडिल से ली गई है। सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक लिरिकल पोएम है जो 30 लाइंस की है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट किया है? ये अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है एलजे किस्टेंजा, जिसका सब टाइटल है पील कासल या जो है नेचर एंड द पोएट। और ये कब लिखी जाती है? 1805 में लिखी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है अपने भाई जो है जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये पोएम लिखा है। और यहाँ से एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। देखो लाइन है पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रिस्टोर अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माय सोल। तो देखो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने भाई के डेथ के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग समझते थे, लेकिन जो है उनके भाई के डेथ के बाद जो है उनको बहुत ही दुख फील होता है। तो फिर वो ये लाइन कहते हैं कि पावर इज गॉन, यानी जो उनकी पावर थी, स्पिरिचुअल पावर थी, यानी जो है वो दुखी नहीं होने की जो पावर थी वो चली गई है। और उसको जो है कोई रिस्टोर भी नहीं कर सकता, उसको कोई फिर वैसे ला भी नहीं सकता है। और उन्होंने जो है इस लाइन में आगे कहा है कि उन्होंने जो है मानवीय दुखों को बहुत गहराई से अनुभव किया है अपने भाई के डेथ के बाद। नेक्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है दिसंबर 1805 या फिर जनवरी 1806 में लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट पोएम आपको याद रखना है सॉलिटरी रीपर, जिसका सब टाइटल है द हाईलैंड लैस। 1805 में लिखी जाती है और 1807 में इसको पब्लिश कराया जाता है। और एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो जो लड़की थी वो किस लैंग्वेज में अपने सॉन्ग को गा रही थी? तो वो होता है गैलिक लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। और सॉलिटरी रीपर से जो है लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके लाइंस बहुत आसान है, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि देखो उसको, वो अकेली है, खेतों में काम कर रही है, यो सॉलिटरी हाईलैंड लैस। तो इजीली आपको याद होगा, कोई दिक्कत है नहीं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग परहैप्स द प्लेंटी नंबर्स फ्लो। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता वो क्या गाती है, और शायद वो जो है दुख भरे गीत गा रही है। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। तो ये भी लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो सॉलिटरी रीपर से ली गई है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल। ठीक है, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जब मैं पहाड़ों पर चढ़ रहा था तो मैंने सुना और मैं बिल्कुल स्थिर हो गया। और द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मतलब जो म्यूजिक मैंने सुना, ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, उस तरह का गीत मैंने बहुत समय तक जो है, काफी लंबे समय तक वैसा गीत फिर कभी नहीं सुना। ठीक है, तो ये भी लाइन जो है कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखना सॉलिटरी रीपर से ली गई है। नेक्स्ट है ओड टू ड्यूटी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको 1805 में लिखा है। और यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है ड्यूटी को पर्सनाफाई किया है किसके रूप में? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वाइस ऑफ गॉड। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ड्यूटी को क्या बोला गया है? ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वाइस ऑफ गॉड बोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1805 में लिखी जाती है और 1807 में पब्लिश होती है। और ये फ्रैगमेंट पोएम होता है प्रेलूड बुक नंबर 11 का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट लाइन है ब्लिस वॉज इट दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। यहाँ पे देखो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है डबल हैप्पीनेस या डबल जॉय की बात कर रहे हैं। एक तो जो है पहले इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण बहुत खुशी मिली है, और दूसरा जो है इनको खुशी मिली है यंग होने पर। तो याद रखना ये भी लाइन कहाँ से ली गई है?
द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। एग्जाम में अगर ये लाइन आपको पूछी जाती है तो अगर ऑप्शन द फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं दिया रहता है, प्रिलूड दिया रहता है, तो भी आप जो है प्रिलूड को टिक करेंगे, क्योंकि ये जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है वो द प्रिलूड का ही पार्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सम अदर पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, देखो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ माइनर पोएम्स हैं। एग्जाम में आपको कुछ ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये पोएम जो है किसके द्वारा लिखी जाती है, तो उस पोएम का सिर्फ आपको नेम पता होना चाहिए। वो कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना है कि ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। जैसे कि गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। म्यूटेबिलिटी, ये किसने लिखा है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एक सोनेट है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको याद कैसे होगा, देखो टू मिल्टन, मिल्टन भी सोनेट है तो म्यूटेबिलिटी भी सोनेट है, तो आप ऐसे जो है इसको एसोसिएट कर लेंगे। तो म्यूटेबिलिटी ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, 1821 में लिखी जाती है, 1822 में ये पब्लिश होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है द टेबल्स टर्न, ये 1798 में लिखी जाती है और 1798 में लिरिकल बैलेट के साथ इसको पब्लिश भी कराया जाता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बार बार पूछी जाती है वो है वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल सेजेस कैन। देखो लाइन का मतलब क्या है, वर्नल का मतलब होता है स्प्रिंग, और इम्पल्स नेचर के अलग अलग इम्पल्स होते हैं, जैसे रेन होता है, ठीक है, विंड, वुड, ये नेचर के अलग अलग इम्पल्स हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जो है वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, ठीक है, वर्नल वुड का एक इम्पल्स जो है किसी भी मनुष्य को जो है किताबों में लिखी गई जो ज्ञान है या फिर जो है सेंट के द्वारा दिए गए जो प्रीचर हैं उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल फिलोसफी सिखा सकती है। तो ये इस लाइन का मतलब है। और ये लाइन कहाँ से ली गई है, द टेबल्स टर्न से ली गई है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये पोएम पूछा जा चुका है कि ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सपोस्टुलेशन का मतलब होता है कंप्लेन, ठीक है, और ये जो है लिरिकल बैलेट में पब्लिश होती है, और ये जो है टेबल टर्न्स की जो है एक कंपेनियन पोएम होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाउडामिया से प्रश्न पूछा गया है। लाउडामिया कब आती है, तो 1815 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये जो लाइन है पूछा जा चुका है लाउडामिया का। लाइन है फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल अ फर्वेंट नॉट अनगवर्नेबल लव। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन जो है प्रोटेसिलस के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा, प्रोटेसिलस के द्वारा ये लाइन बोला जाता है। देखो प्रोटेसिलस की डेथ हो गई होती है एक वार में, और लाउडामिया जो है गॉड से प्रेयर करती है, और इस प्रेयर के फलस्वरूप जो है प्रोटेसिलस को जो है 3 घंटे के लिए जो है उसको जीवित किया जाता है, ठीक है। तो जब वो जीवित होता है तब ये जो है लाउडामिया ओवर एक्साइटेड हो जाती है। देखो यहाँ पे प्रोटेसिलस लाउडामिया को ये समझा रहा है कि तुम अपने पैशन को कंट्रोल में रखो, ठीक है, और भगवान को भी जो है गंभीरता डेप्थ जो है पसंद है, कोलाहल करने वाली आत्मा उसको पसंद नहीं है, ठीक है। भगवान को भी जो है गंभीरता वाली आत्मा पसंद है, ना कि जो है टुमुल्ट यानी जो है कोलाहल करने वाली आत्मा पसंद है। इसलिए तुम जो है मेरे आने पर जो है ना बहुत खुश हो और ना मेरे जाने पे बहुत ज्यादा दुखी हो। तो ये बात जो है प्रोटेसिलस किसको बोलता है, लाउडामिया को बोलता है। और ये पोएम कब आती है, 1850 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नटिंग, ये भी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है 1799 में और पब्लिश होती है 1800 में। स्कॉर्न और द सोनेट, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, 1827 में ये पब्लिश होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सोनेट पर सोनेट किसने लिखा है, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने स्कॉर्न नॉट द सोनेट लिखा है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है माइकल, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और ये 1800 में लिखी और पब्लिश भी होती है प्रीफेस टू द लिटिल बैलेट में। माइकल जो है 18 ईयर्स का ओल्ड मैन होता है और ये एक पास्टोरल नैरेटिव पोएम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और इस माइकल के लड़के का नाम क्या था, ल्यूक, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और माइकल की वाइफ का नाम क्या था, इजाबेल। और माइकल जिस झोपड़ी में रहता था उसका नाम क्या था, इवनिंग स्टार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है अ नाइट पीस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। हार्ट लीप वेल, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पोएम है। इसका जो सब टाइटल है वो आपको ध्यान में रखना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। एजुकेशन ऑफ नेचर, ये सब टाइटल किसकी थी, तो ध्यान रखना 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर की जो टाइटल थी वो था एजुकेशन ऑफ नेचर।
द रूथ का जो सब टाइटल है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ठीक है, 1799 में लिखी जाती है और 1800 में ये पब्लिश होती है। द रिवर डूडॉन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट सीरीज है, 1920 में आती है। एक्लेसियास्टिकल स्केचेस, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट सीरीज है, ये कब आती है, 1922 में आती है। इसके अलावा जो है येरो विजिटेड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, 1831 में लिखी जाती है। और इसके अलावा जो है वी आर सेवन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, 1798 में लिखी जाती है और लिरिकल बैलेट में पब्लिश होती है। तो वी आर सेवन ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। टू अ स्काईलार्क, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और सेम टाइटल से पीबी शैली ने भी, ध्यान रखना, पोएम लिखा है टू अ स्काईलार्क। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है यहाँ पे टू द स्काईलार्क ऐसे कुछ करके क्वेश्चन बनाया गया था, तो पूछा गया था कि करेक्ट टाइटल आप चूज करिए। तो ध्यान रखना, टू अ स्काईलार्क है, बीच में अ आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ये 1825 में लिखी जाती है टू स्काईलार्क और पब्लिश कब होती है, 1827 में। द फाउंटेन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो साइमन ली, इसका जो सब टाइटल है वो है ओल्ड हंट्समैन, ये 1798 में लिखी और पब्लिश भी होती है लिटिल बैलेट में। तो साइमन ली की जो सब टाइटल है वो क्या है, द ओल्ड हंट्समैन, ये आपको ध्यान में रखना है। पीटर बेल, ये पोएम किसने लिखा है, तो ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखो ये सारे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ माइनर पोएम्स थे, इसका आपको सिर्फ नेम याद रखना है। आपको एग्जाम में बस नेम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा पोएम लिखी गई है। अब हम लोग बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, किसने क्या कहा है, यहां से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो लॉस्ट लीडर ये किसने बोला है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम होती है, उसका टाइटल भी क्या होता है, लॉस्ट लीडर होता है। इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है, जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस फॉर रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो ध्यान रखना, ये लॉस्ट लीडर किसने बोला है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है, ये हमें अच्छे से याद रहेगा, ये तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। मॉरल यूनक विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, तो पीवी शैली ने बोला है। तो बड़ी विडंबना की बात है, जो खुद मॉरली करप्ट व्यक्ति था पीवी शैली, वो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोलता है, मॉरल यूनक। तो ये भी आपको याद करना आसान रहेगा, मॉरल यूनक किसने बोला है, पीवी शैली ने बोला है। देखो नेक्स्ट है अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लॉफ्टी रेंज, ये स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने बोला है, तो ये बोला है जे सी स्मिथ ने, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, देखो माउंटेन जो होती है, पहाड़ पे जो है चोटी होती है और चोटी को हम क्या कहते हैं, सबमिट भी कहते हैं, ठीक है, सबमिट भी कहते हैं। पीक तो होता ही है, सबमिट भी कहते हैं। तो आपको बस ऐसे ही याद कर लेना है, सबमिट से स्मिथ आपको आसानी से एसोसिएट कर लेना है और फिर ये आपको नहीं भूलेगा। अ माउंटेन द मोस्ट मैसो इन द लॉफ्टी रेंज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, जेसी स्मिथ। तो आपको सबमिट से जो है स्मिथ को एसोसिएट कर लेना है। नेक्स्ट है वन ऑफ द टाइम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है, तो ये बोला है जॉन क्रो रैनसम ने बोला है, ठीक है। इसको आपको याद कैसे करना है, तो देखो जाइंट का मतलब क्या होता है, राक्षस या शैतान होता है, और रावण क्या था, वो एक शैतानी था, ठीक है। तो रावण को आपको रैनसम से एसोसिएट करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा जाइंट, तो जाइंट का मतलब आपके दिमाग में आएगा क्या, रावण, और रावण को आप एसोसिएट करेंगे रैनसम से, तो आपको इजिली याद हो जाएगा कि वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये किसने बोला है, जॉन क्रो रैनसम ने बोला है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ इज स्पिरिचुअलाइजिंग द मोड्स ऑफ नेचर, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये कॉम्पटन रिकेट ने दिया है, ठीक है। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो जो व्यक्ति स्पिरिचुअली रिच होता है वो जो है मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो स्पिरिचुअली रिच होगा वो मेंटली और इमोशनली इंटेलेक्चुअली वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, पोटेंट होगा। समझ में आ गया, तो स्पिरिचुअल को आप रिच से एसोसिएट करेंगे। समझ में आ गया, तो आपको बहुत आसानी से याद होगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है, कॉम्पटन क्रिकेट ने बोला है। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस, ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने बोला है, ये आपको इजीली याद ही होगा। नेक्स्ट है हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थियरी इन हिज पोएम, ठीक है। तो ये बोले हैं टीएस इलियट ने। टीएस इलियट विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने जो है अपनी ही थियरी का अपनी ही पोएम में यूज नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट किसने बोला है, टीएस इलियट ने बोला है। नेक्स्ट है दिस विल नेवर डू, ये स्टेटमेंट जो है द एक्सकर्सन के लिए किसने दिया है, तो ये दिया है फ्रांसिस जेफरी ने। ये प्रश्न पूछा गया है और फ्रांसिस जेफरी ये स्कॉटिश क्रिटिक हैं, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको बताना है किसने बोला है इमॉर्टैलिटी ओड को जो है इज अ हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है, इमर्सन ने बोला है, ठीक है। याद आपको कैसे करना है, देखो कोई भी चीज जो है वाटर में जब पूरी तरीके से डूब जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्स। तो जब भी
हाई वाटर मार्क का पोएट्री की बात आएगी तो आपको इमर्स याद करना है और इमर्स से आपको इमर्सन आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है क्रिटिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो है जर्मन पोएट गोथे का है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है वर्ड्सवर्थ का जो है आइडियल पोएट कौन था? तो ये थे जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन के आइडियल पोएट कौन थे? तो ध्यान रखना वो थे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के आइडियल पोएट कौन थे? जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन के आइडियल पोएट कौन थे? एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये दिया है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने दिया है। नेक्स्ट बताना है हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, ये बोला है एस टी कॉलरेज ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। एवर इंड्यूरिंग मैन विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है? ये बोला है एस टी कॉलरेज ने। देखो नेक्स्ट है हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है? तो ये बोले हैं डी क्वेंसी। ठीक है, याद रखना डी क्वेंसी ने जो है वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोले हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देखो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ के सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसको आपको जो है 1 से 2 बार आपको रिवाइज कर लेना है, जरूरत पड़े तो नोट्स भी बना लेना है, सारी पॉइंट्स को याद कर लेना है। यहीं से आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सारी पॉइंट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।